हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड, इसके पहले मैंने इस चैनल पे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सब वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में किसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें से 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो आपको पहचानना है वो कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अशांति। और फ्रेंड देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है, ये युद्ध, बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह, ये तीनों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, पर ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अशांति। चलिए मैं आपको और बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके हिसाब से। चलिए देखिए फ्रेंड, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर, शस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है, जिसे बाहरी आपातकाल भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, केवल ये बाहरी आक्रमण या युद्ध या शस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है जो राष्ट्रीय आपातकाल है। तो ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड चलिए देखते, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर एएस राधाकृष्णन ने 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड, भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1962 में, जब ये भारत और चीन के युद्ध के समय में ये पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको हर हाल में आपको दिमाग में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड, आपातकाल की जो घोषणा होती है वो संसद की अनुमति हेतु कितने दिनों में प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 1 माह के अंदर ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए संसद में। संसद की अनुमति हेतु 1 माह के अंदर ये प्रस्तुत किए जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 माह के अंदर। और देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न यूटीईटी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर अनुमोदन के लिए संसद के सक्षम रखा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और इससे संसद के दोनों सदनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इस संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 है, 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किसने जीता? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज ने
36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीता है? तो आप लोग को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि 1877 में ICS में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर डैश की कर दी गई। तो फ्रेंड ये ICS में प्रवेश की आयु 21 से हटाकर कितनी कर दी गई? ICS मतलब है फ्रेंड भारतीय सिविल सेवा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ICS का क्या मतलब है, भारतीय सिविल सेवा की जो आयु है 21 से घटाकर डैश की कर दी गई थी 1877 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 21 से घटाकर ये 19 कर दी गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड 1877 में ICS यानी कि भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड ये 1876 और 1880 के बीच लॉर्ड लिटिन, ठीक है फ्रेंड याद रखिएगा कौन, लॉर्ड लिटिन भारत के वायसराय थे। तो फ्रेंड ये किसने की थी? लॉर्ड लिटिन के द्वारा की गई थी, जो भारत के वायसराय थे 1876 से 1880 तक। तो फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं पॉइंट आपको साथ साथ पॉइंट भी करवा देता हूँ कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आपको और अच्छे तरह से ये प्रश्न याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे कि किसने किया था, किस वायसराय ने ये किया था, तो आपको ये भी याद मालूम चल जाए कि किसने किया था, तो लॉर्ड लिटिन ने किया था। तो फ्रेंड इसीलिए मैं पॉइंट आपको साथ साथ करवाता जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 5 है, भारत का पहला उपग्रह डैश के नाम पर रखा गया था। तो फ्रेंड ये भारत का जो पहला उपग्रह था किसके नाम पर रखा गया था? तो देखिए फ्रेंड ये MP पुलिस 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था पहला उपग्रह का नाम। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। चलिए आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड पॉइंट है इसका नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय संन्यास और ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा कि आर्यभट्ट किसके नाम पे रखा गया था। तो फ्रेंड अब ये पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कब लॉन्च किया गया था, जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था वो कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए फ्रेंड ये प्रश्न NDA नेशनल, जिसका अर्थ है नेशनल डिफेंस एकेडमी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1975 में। याद रखिएगा कि जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान ये 1975 में लॉन्च किया गया था। आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1975। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, और यह देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। अगर प्रश्न बहुत बार पूछा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। आप लोग सब जानते हैं बच्चे कि फ्रेंड SSC GD का एग्जाम अभी चल रहा है। SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, सब बच्चे जानते हैं। देखिए फ्रेंड अभी ये 24 जनवरी को, अभी से 3-4 दिन पहले 24 जनवरी
2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, अभी फिलहाल में ही पूछा गया है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें, कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, अभी भी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये पूछा जा चुका है 3-4 दिन पहले। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। फ्रेंड मैंने एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है, कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोग इस वीडियो का एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, और इसके पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखा है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा एग्ज़ाम देने। आप लोग एग्ज़ाम दे। प्रश्न नंबर 8 है, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये प्रश्न CET 2019 में ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने सेट किए हैं आपके लिए, ताकि इससे संबंधित भी कोई प्रश्न पूछता है आपसे तो आप उसको आसानी से कर जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने 5 ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें शामिल किए हैं। पहला पॉइंट है कि वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये पहला पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरा पॉइंट है, याद रखिएगा कि 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। क्लियर। चलिए फ्रेंड, तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ठीक है फ्रेंड, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। चौथा पॉइंट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है। ठीक है फ्रेंड, पांचवा पॉइंट देखते हैं। यह 1882 में प्रकाशित अनंत मठ से लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे फ्रेंड, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित अगर प्रश्न कभी पूछता है आपसे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको खास आपके लिए मैंने ये पॉइंट को शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ सबसे पहली बार गाया गया था। तब अभी हम लोगों ने वंदे मातरम को देख लिया फ्रेंड, अभी हम लोग राष्ट्रीय गान से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में ये पहली बार ये गाया गया था राष्ट्रीय गान। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो ये फ्रेंड राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों कलकत्ता में ही पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो बस इनका डेट अलग अलग था, तो आप लोग डेट याद कर लीजिएगा कि वंदे मातरम का गीत का गाया गया था उसका डेट क्या था, और ये राष्ट्रीय गान गीत गाया गया था इसका डेट क्या था। ये बस आप लोग डेट याद कर लीजिएगा, बाकी ये तो दोनों सेम ही है, दोनों कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। ठीक है फ्रेंड, और राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा है। ठीक है फ्रेंड, ये तो सब जानते हैं कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राजा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। ये प्रश्न DSSB 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है फ्रेंड कि राजा और राधा रेड्डी
एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे पूछे राधा रेड्डी या राजा रेड्डी दोनों में से किसी का पूछे कि इनका संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखिएगा कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी का संबंध भी कुचिपुड़ी से है और राजा रेड्डी का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य त्रिमुनि संस्थान की स्थापना और संचालन किया। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है कि दमयंती जोशी इसमें से किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, कथक। याद रखिएगा, दमयंती जोशी कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट भी देख लीजिए आप लोग। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई। ठीक है फ्रेंड, ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है कथक की उत्पत्ति, जो उत्तर प्रदेश कहाँ का, उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, पारंपरिक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, दमयंती जोशी कथक नृत्य से संबंधित है, तो इसमें आपको बस ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, श्री गोपालाचारी ने 1959 में किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये जो 1959 में किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, तो स्वराज पार्टी की थी। याद रखिएगा कि गोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हर हाल में आपको ये दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ये सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ फ्रेंड, फर्स्ट नहीं, यहाँ से था। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 13 देखिए फ्रेंड कि माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है फ्रेंड, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। ये कर्नाटक पुलिस में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, लाल कृष्ण अडवाणी जी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये कर्नाटक पुलिस में भी पहले पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से समझाने की भी। देखिए फ्रेंड, लाल कृष्ण अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। ठीक है फ्रेंड, लाल कृष्ण अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 14 है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ आत्मकथा किसने लिखी है। तो फ्रेंड ये वन लाइफ इज नॉट एनफ ये आत्मकथा किसने लिखी है। ये फ्रेंड WBCS 2015 में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के नेटवर्क सिंह। ये के नेटवर्क सिंह ने लिखी है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, कब प्रकाशित हुई थी, 2014 में। वन लाइफ इज नॉट एनफ कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, कुंवर नटवर सिंह की। कुंवर नटवर सिंह एक लेखक, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और एक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनके बारे में आप लोग देख लीजिए
एक बार थोड़ा सा जो 2-4 सेकंड का टाइम देके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप वो देख लीजिए एक बार, और आपको लगता है कि याद करने लायक है तो याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 15 है, 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किस गोली मारी थी? किसे, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे किसे होगा, किसे गोली मारी थी? तो फटाफट इसके राइट आंसर बताइए आप लोग कि 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर हयूसन को गोली मारी थी 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे जी ने। ठीक है मैम, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारियों हयूसन और बाऊ पर हमला किया था। ठीक है फ्रेंड, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के प्रमुख लोगों में से एक थे। उनमें से कुछ अंग्रेजों ने इस डर से मौत की सजा दी थी कि वह विद्रोह के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे। बड़े पैमाने पर भीड़ के कारण उन्हें 18 अप्रैल के निर्धारित तारीख से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मौत की सजा दी गई थी। देखिए भाई, उनको 18 अप्रैल को, मतलब जैसे 18 अप्रैल को उनको फांसी दिए जाने का तारीख तय था, पर उनको 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई